हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ क्या हुआ है, ये जो होने वाला नीट का एग्जाम है, इसमें कुछ सेंटर्स पर एग्जाम को लेकर के बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत हिचकिच वाली सिचुएशन बनी हुई है। उसी चीजों को लेकर के मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वो पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, इन सब बातों को करने से पहले मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। वो पहली बात क्या है कि एक एज होती है। वो एज कौन सी है? वो 20 की एज है, जिसमें कोई भी इंसान अपनी अपनी इच्छा से काम करता है। उसके बाद एक एज और बढ़ता है, 30 के बाद की एज की बात करते हैं। इसमें इंसान अपनी बुद्धि से काम करता है। लेकिन बात यह है कि आफ्टर 40 के बाद में जब भी इंसान काम करता है तो इंसान काम करता है अपने अनुभव के आधार पर। अब हमें नहीं पता कि यहाँ एनटीए ने कौन से और किस अनुभव के आधार पर काम किया है, कैसे ग्रेस मार्क की पॉलिसी को यूज किया है। उनका अपना कुछ मेथड रहा होगा। आओ हम अपना कैलकुलेशन देखते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं कौन सा पॉइंट कहां वैलिड हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट, क्या रीनीट होगा? तो इसके बारे में मैं आपको कुछ एकदम फैक्ट के साथ बातें करूंगा। रीनीट होगा तो कब, कंडीशन कौन सी कंडीशन जहां हो सकता है। दूसरी बात, यहां पर अपना जो ऑनरेबल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, जो हायर प्रायोरिटी पर है, उसका क्या फैसला हो सकता है, क्या उसका डिसीजन होगा, उन सब बातों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर के आया हूं। ये फैक्ट्स क्या है, इन पॉइंट्स को मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। ये पॉइंट है बच्चे यहां से कि एग्जाम होता है। पहला पॉइंट ये है कि जो नीट वाला एग्जाम कंडक्ट होता है, इसमें 21, 22, 23 और 24, ये 4 साल का रेशियो है। यहां पर ये जो एग्जाम होता है, यहां प्यारे बच्चे इस एग्जाम के अंदर बात करते हैं तो यहां पर जो 2023 में जो टॉपर्स रहा है वो रहा है आपका 3 टॉपर्स रहा है, जिसको सेम पोजीशन मिली है, यानी कि 1 मिला है। उसके बाद 2022 में कोई पोजीशन नहीं रहा है। यहां पर 2023 में आगे बात करते हैं, यहां पर इसी पोजीशन पर 2 बच्चे रहते हैं। और 2024 की बात करते हैं तो टोटल कितना बच्चा है प्यारे बच्चे? 64। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो इतना बड़ा रेशियो एकदम से, क्या यहां पर ठीक है पेपर का लेवल जो भी रहा होगा ठीक है, उसके बाद पेपर का लेवल गिर गया, अच्छी बात है, पेपर का लेवल बढ़ गया, बच्चों का कैसे मार्क्स आया समझ में आ रहा है। एक रेशियो है, देखो हम लोग 19-20 बोलते हैं ना, वो चलता है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा रेशियो डिफरेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी बहुत ज्यादा रेशियो डिफरेंट नहीं कर रहा है, लेकिन 2 की जगह 4 चल सकता था, 5 चल सकता था, 6 चल सकता था, लेकिन यहां पर तो ओवरऑल रिकॉर्ड ही टूट गया है पूरा का पूरा। और क्या है, टोटल 67 बच्चा ऐसा है जिसको मार्क्स मिला है कितना? 720 आउट ऑफ 720। तो ये बात कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि एनटीए से कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, ठीक है ना। अब वो क्या है, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं कुछ प्रूफ्स के साथ आपसे बात करता हूं। चलो आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि यहां पर हमारे एक रेस्पेक्टेड टीचर हैं, जिनके बारे में मैं आपको उनकी कुछ पॉइंट्स को लेकर के जिन बातों के बारे में बात करता हूं वो है ऑनरेबल एनवी सर के बारे में। वहां से जो बातें आती हैं, बात यह है कि देखो अब ये क्या होगा इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको लेकर के क्या हो सकता है। वो ये होगा कि सबसे पहले कोई फाइल डाली जाएगी। ऑलरेडी बात है, ये फाइल लगेगी तो इस फाइल को किया जाएगा कंसीडर। क्या किया जाएगा बेटा? इसको किया जाएगा कंसीडर। जो ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, चल चुका है। इस कंसीडर होने के बाद में इसके ऊपर होगी बेटा हियरिंग। क्या होगी? हियरिंग होगी। और ये हियरिंग की डेट भी मिल चुकी है। मैं आपको बता दूं, एक सोर्स से हमें पता चला है कि ये हियरिंग की डेट आपका है, आपका 5 जुलाई। अब तुम पूछोगे सर ये 5 जुलाई क्यों है, या एक डेट अपने पास निकल के आती है 8 जुलाई, यानी कि डेट आसपास है। क्यों ऐसा? देखिए क्या होता है, जो कोर्ट चलता है ना, वहां पर ये जो मंथ चलता है जून वाला, अब मैक्सिमम जो जो जजेस होते हैं इस जून के मंथ में वो अपनी छुट्टियों पर चले गए होते हैं, यानी कि दिल्ली में कोई अवेलेबल नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब जैसे ही ये ओपन होगा तो उन सब में सबसे पहले हियरिंग होगी इन सब की। तो ये डेट आप लोग बिल्कुल देखना। और यहां पर क्या है, बच्चों का सपोर्ट ये रहेगा कि अपना कोई भी केस है, कोई भी पीआईएल आप लोग लगाते हैं, देखो यहां पर भी पीआईएल लगाई जाती है, फाइल तब कंसीडर होती है वहां से, ठीक है। जितना ज्यादा बच्चा इस चीज के साथ जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बात पहुंचेगी, क्योंकि यूनिटी में ही पावर होती है, सिंगल कुछ भी नहीं कर सकता ऐसा। बहुत सारे बच्चों की पीआईएल ऊपर तक पहुंची है, वो पहुंचेगी तो भैया आगे जाके बात सुनाई जाएगी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के पास पहले कौन है? हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, वहां तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों तक बात पहुंचेगी। अगली बात करते हैं यहां से। नेक्स्ट क्या है, मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाने जा रहा हूं, अभी की बिल्कुल आज की खबर है। ये आज की खबर क्या है, कुछ लोगों का ऐसा मानना था, देखो मैं इसके बारे में कह नहीं सकता हूं लेकिन रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि काउंसलिंग को रोकना सही नहीं है। इसके बारे में मैं आपको तथ्य देता हूं, ऐसा क्यों है।
फिलहाल हाई कोर्ट ने ये कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि फिलहाल काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी। और अगर रोक नहीं लगेगी तो इसका अच्छा फायदा क्या होगा? देखो बात क्या है, जिन भी सेंटर्स पर प्रॉब्लम हुई है, जिन भी सेंटर्स पर मिस्टेक हुई है, वो मान लो 30, 40, 50 जितना भी सेंटर है ऐसा, तो उन सेंटर्स पर क्या होगा, अगर गवर्नमेंट वहां पर रोक लगाएगी कि भैया इन बच्चों का रिजल्ट आप लोग वेट कर लीजिए, रोक लीजिए ऐसा, तो काउंसलिंग में अल्टीमेटली जो नीचे का बच्चा है उसको फायदा मिलेगा, आगे वाला बच्चा आगे चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी। चलो अगला पॉइंट क्या है, एक और अच्छी बात यहां पर, अगला केस, ये मोशन के डायरेक्टर एनवी सर का, उनका खुद का डाला हुआ है, ये मैंने वहां से स्क्रीनशॉट लिया है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं भैया? भाई काफी सुलझे हुए इंसान है, सही बात है ना, और वो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारा फर्ज बनता है, हम टीचर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम बच्चों के लिए सपोर्ट करें, ऐसा हम सर के साथ हैं, हम सर को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर एनवी सर का नाम है, मेंशन है, उन्होंने पिटिशनर डाला हुआ है, इसमें रिस्पोंडेंट जो अपोनेंट पार्टी बनाया है किसको, एनटीए को बना हुआ है, ठीक है ना। और इसकी डेट का बारे में यहाँ पर डेट का नहीं है, ये मैंने सर के वहीं से जाकर के मैंने देखा है, उसको मैंने लिया है एज ए प्रूफ, जिससे कि मैं आपको बता सकूं ये प्रूफ एकदम लीगल है बिल्कुल। ठीक है जी। और बात हुआ है वकील से, उनका बात हुआ है, उसमें यही पता चला है हियरिंग फाइल ऑलरेडी जा चुकी है और उसका अरेस्ट रिक्वेस्टिंग हो चुकी है, अब उसकी हियरिंग होनी है 5th को या 8th को। ठीक है, जैसे ही जजेस वहां से छुट्टी पे जाएंगे वहां से वो स्टार्ट प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, एनटीए को नोटिस गया है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का, और एनटीए ने पूछा है कि क्या आपने किस पॉलिसी को कैसे यूज किया है कि जो इस तरीके से आपने रिजल्ट को फॉलो किया है। ठीक है ना। चलो इससे पहले का केस, अब पहले का केस क्या है देखो भाई साहब, 2015 में जो एनटीए, आज जो बॉडी है ना एनटीए, इसको हटा दिया गया था। पहले ये एनटीए की बॉडी थी और इसका नाम था एआईपीएमटी। क्या नाम था? एआईपीएमटी। ठीक ऐसा ही केस हुआ था 2015 में, और अब एनटीए जो बोल रहा है कि पेपर फिर से नहीं हो सकता, हम भी इसके फेवर में नहीं है कि पेपर फिर से हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम इसके फेवर में जरूर है कि जिन सेंटर्स पर धांधली हुई है, जिन सेंटर्स पर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको प्रूफ दूंगा अभी बिहार के 1-2 सेंटर्स का, मैं उन टीचर्स के नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये 2015 का पेपर है, 2015 में कोर्ट ने रद्द की थी एआईपीएमटी की परीक्षा, तो क्या तब बच्चा नहीं बैठता था? तब भी तो बच्चा एग्जाम के अंदर बैठता था। हाँ ये बात जरूर है कि अभी बच्चे का नंबर बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो क्या लिखा है जरा सुनना, मेडिकल एंट्रेंस के लिए 2015 में एआईपीएमटी परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी, तो क्या इस बार पेपर लीक नहीं हुआ? इस बार भी तो पेपर लीक हुआ है। आप बात करिए बिहार के सेंटर्स की, मैं उस टीचर का नाम बता सकता हूं, उस सेंटर का नाम बता सकता हूं, उस बच्चे का नाम बता सकता हूं। ठीक है, आएंगे अभी प्रूफ के साथ। यहां सीबीएसई ने कोर्ट में कहा था कि 44 छात्र ही लीक में लिप्त थे। भैया एक बच्चा भी लिप्त था, क्यों लिप्त था? किसी ना किसी बच्चे की तो सीट खा गया ना भाई वो आके। चलो, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना, तब भी नहीं माना था और अभी भी नहीं माना है। ठीक है, दूसरी बात, लीक केस की जांच 35 दिन से अटकी हुई है। बिहार पुलिस ने लीक हुए प्रश्न पत्रों से मिलान को एनटीए से मूल प्रश्न पत्रों की मांग की है। बिहार वालों ने भेजा एनटीए को कि भैया वो मूल प्रश्न पत्र से मिला दो, वो पेपर भी नहीं मिला है अभी तक वहां तक ऐसा। लेकिन एनटीए द्वारा पेपर नहीं भेजने पर सोमवार को रिमाइंडर भेजा है कि उनको याद दिला दें, जो सोए हुए उनको फिर से जगा दें। आगे मेरी बात समझ में? और क्या है अगला पॉइंट, सबसे बड़ी बात ये क्या कहा है, कोर्ट मान चुका है बच्चों इस बात को, कोर्ट ने माना है सेंसिटिविटी हैज बीन अफेक्टेड सो वी नीड आंसर्स। बेंच किसको कहा है? एनटीए को कहा है। कोर्ट ने कहा है एनटीए इसका जवाब दे, एनटीए को इसकी जवाबदेही देनी होगी। तो इसकी जवाबदेही के बारे में मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो पहली पीआईएल डाली गई थी वो डाली गई थी, रेस्पेक्टेड है आपके मोशन स्टूडेंट डायरेक्टर एनवी सर के द्वारा। एक पॉइंट, ये लीगल है बिल्कुल, कोई ऐसा बाहर का नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ के साथ में। दूसरी बात अभी मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट क्या है, यहां पर बनी है एक कमेटी। क्या बनी है बेटा? ये कमेटी जो बनी है ना, ये कमेटी क्या करेगी? अभी हम ये चाहते हैं कि कमेटी जो बने, इस कमेटी में क्या होना चाहिए? इस कमेटी में यह होना चाहिए कि कमेटी बने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एनटीए का मेंबर वहां हो लेकिन कोई बाहर का हो, उसमें इन्वॉल्व ना हो, सीधी सी बात यह है। तब तो वो एनटीए की जो कमेटी बनेगी वो बनेगी साफ सुथरी और उस पर काम हो पाएगा। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर हो और जो भी दूसरी एजेंसीज हैं उसके मेंबर हो, जो इसकी निष्पक्षता से जांच हो सके ऐसा। दूसरी बात, जो मामला आपका सामने आया है वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतनी पीआई लग जानी चाहिए कि भाई साहब उनको सोचने का मौका मिले, वो सोचे कि यार रियलिटी में इतना प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होगा कि भाई दूसरी बात है उनका कोई मेंबर नहीं होगा, एनटीए का कोई मेंबर नहीं होगा, मेंबर लिए जाएंगे तो कहां से? उनको छोड़ करके बाकी के मेंबर, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कौन मेंबर आएगा, कैसा मेंबर आएगा, ये एनटीए डिसाइड ना करे। ठीक है जी। दूसरी बात कहते हैं, एक केस मैं आपको बता रहा हूं, वो केस क्या है? पटना का केस है और ये
जो वहां पर जो थे जिस सेंटर पर है, टीचर ने बच्चे को पकड़ा है और बच्चे ने एक्सेप्ट किया है कि उसको एक दिन पहले पेपर मिला था और ये पेपर वही है जो सेम पेपर मिला है ऐसा, और बच्चे ने मान लिया है। और वो क्या कहता है, ये जो सेंटर की बात करते हैं, ये बिहार में कोई सेंटर है डीएवी करके वहां से, और उस टीचर का नाम है अरुण कुमार सर, उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा है। डीएवी पब्लिक स्कूल है कोई वहां पर चलता है, और बच्चे का नाम क्या है वहां पर, आयुष राज करके ये बच्चा है, ठीक है। और एक बड़ी बात यहां से समझ में आती है कि भाई साहब ग्रेस मार्क का क्या चक्कर है, ये पहली बार आया ग्रेस मार्क का, किस तरीके से ग्रेस मार्क है, कैसे लगाया पता ही नहीं चला अभी तक, किस तरीके से कैसे। इसके केस में आपको ग्रेस मार्क के बारे में एक और सपोर्ट देता हूं मैं। वो भी एक रेस्पेक्टेड टीचर है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के ऑनर है। उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि ऑन एन एवरेज मार्क्स तो इतना चल रहा था टेस्ट के अंदर, एकदम इतना हाई कट ऑफ, उसका मार्क्स इतना ऊपर कैसे चला गया। ऑब्वियस सी बात है, जब टीचर पढ़ाता है तो बच्चे के मार्क्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। उनको शक हुआ, उन्होंने उससे पूछा कि इतना मार्क्स कैसे गया, उसने बताया, उसने अपना टोटल जोड़ा, जोड़ने के बाद भी उसका इतना मार्क्स नहीं जा रहा जितना एनटीए ने वहां प्रोवाइड करा दिया। तो देखो अच्छी बात यह है, एनटीए को क्या करना चाहिए था, एनटीए को पेपर उन सेंटर्स पर फिर से कराना चाहिए था, तो ये एक अच्छा डिसीजन रहता। अब क्या है, ग्रेस मार्क कैसे लगा दिया, क्या आपने यूज कर लिया है, कॉमन सेंस क्या आपने लगाया क्या नहीं लगाया, इसका कोई प्रूफ नहीं अभी तक ऐसा, ठीक है जी। और एक बड़ी बात जो सवाल खड़ा करती है, एक ही सेंटर से सिर्फ एक सेंटर है, वो पता नहीं कौन सा सेंटर, बस हरियाणा का बोलूंगा, आगे नहीं बोलूंगा उसके बारे में। वो एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर से 6 से 8 बच्चा है जो सेम मार्क्स लेकर के आया है। आज तक तो हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, और क्या इनका खुलासा होगा कैसे नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात, ये जो ग्रेस मार्क्स वाली बात है ना, ये ग्रेस मार्क्स वाली बात अब से पहले उन एग्जाम्स के लिए वैलिड थी जहां पर एग्जाम होता था कैसा, ऑनलाइन। लेकिन नीट वाला एग्जाम तो कैसा था, ऑफलाइन था। आपने कैसे पता कर लिया टाइम का कि बच्चे को इतना टाइम देना था, इतना टाइम नहीं देना था, कैसे ग्रेस मार्क्स आपने इन्वॉल्व कर दिया उसमें। तो इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है भाई, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है कि उसके नीचे की कट ऑफ की थोड़ी बात कर लेते हैं, ऊपर का तो मामला ही अलग है बिल्कुल। ऐसा अगर ऐसा है तो फिर ये भी कंफर्म है कि एम्स जैसे कॉलेज में भी उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। इसमें बच्चे की गलती क्या रही क्या नहीं रही, हाँ कुछ बच्चे हो सकते हैं, एज ए टीचर होने के नाते मैं हर बच्चे को दोष नहीं दे सकता इसमें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो देखने को मिलेगी, वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सबको तो एम्स मिलने भी नहीं जा रहा है। और दूसरी बात बताएं, तथ्य की बात यह है, एम्स जैसा कॉलेज मिलना अपने आप में एक चैलेंज होता है, वहां पढ़ना पड़ता है। कल को ये ना हो कि, और एमबीबीएस में क्या होता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है भाई, हर दिन पढ़ना पड़ता है। जब ये चीजें वहां पहुंचेंगी, ये बच्चे के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी कल को आगे जाके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा और तब ये एनटीए की बहुत बड़ी असफलता जांची जाएगी उस समय पर भी। तो इसलिए क्या है, अभी भी चीजें अपने हाथ में है, वहां से चीजों को मैनेज किया जा सकता है। तो हमारी तो सिर्फ यही गुजारिश है, हम सभी टीचर्स कम्युनिटी का सपोर्ट करते हैं और स्पेशली हमारे ऑनरेबल सीईओ साहब भी बोलते हैं कि देखो हम सभी लोगों के सपोर्ट में हैं, हम बच्चों के फेवर में हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो, जैसा भी डिसीजन हो, बच्चों के फेवर में होने चाहिए, किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों, जैसी हमारे पास और कोई अपडेट आएगी हम आपके लिए तब तक लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।